दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ श्री वेद प्रकाश वटुक जी के साथ, जो एक साहित्यकार हैं, बड़े कवि हैं और लगभग 5 दशक तक आप अमेरिका में रहे हैं। जी, आप 5 दशक तक अमेरिका में रहे होंगे, लगभग जी 50 साल लगभग। मैं 1954 में यहाँ से गया था जी भारत से, तो 4 और 2011 तक वहाँ रहा। 1958 में आप अमेरिका गए थे। जी 1958 में गए थे आप। हाँ, 1958 जी में गया था जी। और 2011 में वापस आया। तो मतलब आपने बर्कले यूनिवर्सिटी में कितने दिन पढ़ाया आपने? मैंने अमेरिका में करीब 1.5 दशक अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, जी, जिसमें कैलिफोर्निया भी है, शिकागो भी है और विस्कॉन्सिन वगैरह, और मतलब कई यूनिवर्सिटियों में मैंने कुल मिला के समझिए कि कोई 1.5 दशक के करीब पढ़ाया। उसके बाद मैंने अपना इंस्टीट्यूट कायम किया, फोकलोर इंस्टीट्यूट, और 2011 तक मैं उससे चलाता रहा। फिर आप भारत आ गए। जी, तो भारत में आने के बाद आपने काफ़ी लेखन किया है, काफ़ी किताबें लिखी हैं आपने। किताबें, जी मेरी पहली किताब तो अंग्रेज़ी में आई थी 1962 में। जी तो वो थी ब्रिटिश गियाना पे। उन दिनों वहाँ का 1 महीने में रहा, तो अंग्रेज़ी में आई थी वो, और एक प्रोग्रेसिव प्रेस ने वो छापी थी। और उसके बाद हिंदी में सबसे पहली किताब आई थी 1965 में। वो काव्य संग्रह था, त्रिविधा नाम से, विश्वविद्यालय प्रकाशन बनारस ने छापी थी। तो उसके बाद तो काफ़ी दिन में यानी लेख लिखता रहा अखबारों में ज़्यादातर, और यानी 7वें दशक में 1960 से लेकर 70 तक तो दर्जनों लेख मैंने अमेरिका के बारे में लिखे। शायद ही किसी और ने इतने, क्योंकि जितने भी आंदोलन वहाँ चल रहे थे उन सबको समेटते हुए मैंने अपना काफ़ी लेख उन दिनों लिखे। ये सब अंग्रेजी में लिखे आपने? जी, सब अंग्रेजी में लिखे आपने? जी जी यानी 60 में जो बड़े बड़े आंदोलन वहाँ हुए, तो करीब 1 दशक तक मैं बनारस में, जैसे आज पत्र है उसमें मैं वहाँ रेगुलरली अमेरिका की चिट्ठी लिखता रहा। ऐसे ही राजस्थान में शिवरा नाम की शिक्षा विभाग राजस्थान, संक्षिप्त में शिवरा, पत्रिका में मंथली कॉलम लिखता रहा। और इसी तरह अन्य कुछ हिंदुस्तान में, नवभारत टाइम्स में, धर्मयुग में, अनेक, यानी पिछले मैं ये समझिए कि करीब 100 पत्रों में मैंने लेख लिखे। कितने आपकी किताबें अभी तक प्रकाशित हो? किताबें कितनी प्रकाशित हुई? जी, अब ये समझिए कि करीब 30 के करीब तो आ ही गई होंगी, मैंने कभी गिनती की नहीं है। जी और उसके अलावा एक दूसरी बात है कि फोकलोर इंस्टीट्यूट में जब मैंने काम किया, उसका ध्येय ये था कि काफ़ी कुछ वहाँ जो रिसर्च होती है उसके भारत में कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती है। दूसरा ये, वहाँ के जो लोग हिंदुस्तान पे काम कर रहे हैं, समाजशास्त्र में, एंथ्रोपोलॉजी में और चीज़ों में, उसकी भी कोई यहाँ पे यानी कोई वो नहीं होती। तो मेरा ध्येय ये था कि वहाँ जो नवीनतम सिद्धांत इन विषयों को लेके होते हैं, उनकी एक संकलन विद्वानों के लेखकों का, जो पत्रिकाओं में छपते हैं लेकिन कभी अवेलेबल नहीं होते। तो मेरे 2 ही क्राइटेरिया थे। एक तो वो टॉप मोस्ट विद्वान होने चाहिए अपने विषय के, और दूसरा ये है कि मेरे मित्र होने चाहिए। तो करीब करीब मैंने 16 पुस्तकें फोकलोर इंस्टीट्यूट में अंग्रेज़ी में संपादित किए इस विषय में, भारत के विषय में, और सैद्धांतिक यानी उन विषयों के जैसे लोक साहित्य का सिद्धांत, एंथ्रोपोलॉजी में क्या सिद्धांत। तो उन लोगों में मेरा यही था कि किसी तरह भारतीय विद्वानों तक वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए। आमतौर पर लोग लौटते नहीं हैं वापस। जी,
आम तौर पर जो लोग चले जाते हैं और वहाँ सेटल हो जाते हैं वो लौटते नहीं हैं। आपने लौटने का मन कैसे बनाया? मेरा आप वापस भारत जो आए तो किस उद्देश्य के साथ लौटे आप भारत? क्यों आया? जी बहुत दिनों से सोच रहा था कि मेरा औचित्य क्या है अमेरिका में रहने का। जी कई बार मैंने सोचा कि भाई एक शराबी से तुम पूछते हो कि शराब कब छोड़ोगे, जी और वो रात को सोचता, सुबह सोचता छोड़ दूंगा, रात को पीने लगता है। जी तो एक बार तो मैंने लिखा था, शायद मुझे उस शराबी जैसी अमेरिका में रहने की आदत पड़ गई। जी तो लेकिन फिर कुछ यहाँ के पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी थी कि लोग कहें भाई आ जाओ तो हमें सुख मिलेगा, ये होगा, वो सब मैंने आत्मकथा में लिख दिया है। हाँ, मैंने पढ़ा उसको आपने और 4 अंत खंडों में मैं उनके यानी उस भावना में जी आ गया। जी लेकिन जैसा होता है अंत में कि भावना एक बात होती है और यथार्थ दूसरी बात होती है। जी तो अंत में तो उन्हीं लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया जो समझ रहे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हें है। जी तो इसीलिए मेरे आत्मकथा का चौथा खंड जो है उसका शीर्षक यही था कि घर ही कारावास बन गया। जी कि अब मैं वहाँ कम से कम मेरे जितने भी वहाँ सामाजिक और यानी एक्टिविटीज थी वो करीब करीब बंद हैं। जी तो इसीलिए मैं करीब 8 साल भारत में रहा करीब करीब, और पिछले 5 साल में एक तरह से एकांतवास में ही था। जी तो बिटिया बार बार कहती है एक बार आ जाओ, सबसे मिल जाओ। मैंने कहा मेरा कोई मोह नहीं है। मेरा वैसे मैं जहाँ भी रहा जी वहाँ पूरा इन्वॉल्व रहा वहाँ के राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों में। अमेरिका का कभी मैं नागरिक नहीं बना, ये 5 दशक 5.5 दशक, लेकिन अमेरिका की हर समस्या पर मैंने वहाँ हर आंदोलन में भाग लिया। जैसे कि कमला हैरिस की माँ यहाँ से गई थी जी और उसके पिता जमैका से, और वो 1960s में जिसमें जब वहाँ वियतनाम विरोधी आंदोलन, वहाँ निग्रो के समानता का आंदोलन, नारी समानता का आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए तो उन सब में मेरा ये मैं भागीदारी रहा। आप तुलनात्मक रूप से भारतीय समाज को अमेरिका के साथ कैसे देखते हैं? अमेरिकी समाज और भारतीय समाज में अगर आप तुलना भारतीय करें? समाज को एक तो ये बात है कि जब भी हम किसी समाज की तुलना करने बैठते हैं तो होता क्या है कि हम अपने तो आदर्श ले लेते हैं और दूसरों का यथार्थ ले लेते हैं। तो उससे हम तुलना कर, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, सबकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि जब भी हम किसी दूसरे समाज की तुलना करेंगे तो यथार्थ की तुलना यथार्थ से कीजिए जी और आदर्श की तुलना आदर्श में तो मैं कहता हूँ कि सारे धर्म महान हैं, अपने को सभी कहते हैं, शांति प्रिय हैं, ये है भाईचारा, लेकिन यथार्थ में वो कहाँ हैं ये हमें देखना है। तो इसीलिए मैंने ये पाया है कि अमेरिका में मैं 50 साल जैसे रहा तो वहाँ मुझे कोई दुविधा नहीं हुई, क्योंकि जो है वो साफ है। अगर लेकिन हमारे भारत में आदर्श तो एक रखेंगे लेकिन व्यवहार में वो बिल्कुल उसका उल्टा पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जितनी माँओं पे कविता भारत में लिखी गई हैं, जितनी मंचों से माँ तू महान है, माँ तू ये है, माँ तू भगवान का रूप है, और यथार्थ में उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता है वृद्धों के साथ, 85% कहते हैं लोग आज के वृद्ध यहाँ के परेशान हैं, है ना। तो ये तो यथार्थ हुआ। तो मैंने व्यवहार में वही बात रही कि भावना में भाई आ जाओ, हम तुम्हारे बिना अकेलापन महसूस करते हैं, आ गए यथार्थ में फिर बिल्कुल उसका जरा सा भी कहीं भी। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में सब लोगों को पता है कि उनका अपना जीवन उन्हें जीना है। बचपन से ही उसके लिए वो तैयार किया जाता है कि जैसे ही आप 18-20 साल के हो जाओगे,
योर लाइफ इज योर लाइफ है। मैं अपना जीवन जीऊँ, आप आई एम नॉट माई ब्रदर्स कीपर, मैं अपने यानी भाई का रखवाला नहीं हूँ। तो सबको अपना जीवन जीना होता है। इसीलिए जब वो अलग होते हैं तो उनमें कोई वैमनस से नहीं होता, वो तो उन्हें पता है। भारत में मैंने पाया, खुद अपने परिवार में पाया, बार बार पाया कि हम अलग होंगे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगा करके दोषी दूसरे को बना करके पाएंगे, यहाँ तक कि फिर आपस में यानी कोई संवाद भी नहीं रखेंगे। तो ये जो हमारा आदर्श और यथार्थ में जो एक पूरी खाई है, वो आदमी को जीने नहीं देती। भारत में लोग ये कहते हैं कि अमेरिकी समाज एकाकी समाज है, अकेलेपन में जीते हैं लोग। कितनी सच्चाई है इसमें? और तो सच्चाई तो यह है कि मेरा अकेलापन भारत में जी रहा हूँ मैं पिछले 5 साल से। आज आप यहाँ देखिए, एक दूसरी बात है कि जो बदल रहा है समाज, जैसे भारत का बदल रहा है, बच्चों को आप चाहेंगे कि वो सफल हों। अगर बच्चे सफल हो गए तो आपके पास कोई रहने वाला नहीं है। एक अभी आपने देखा कि बुढ़िया बम्बई के पोस्ट कॉलोनी में रहती है, बेटा अमेरिका में है, यहाँ वो मरी पड़ी है, पड़ोसियों को भी पता नहीं है। तो वो संकट तो आपको भारत में भी मिलने ही वाला है। लेकिन हम साथ भी रहते हैं तो जीवन को स्वर्ग बना के नहीं रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अच्छी बात है कि अमेरिकन लोग साफ हैं इस मामले में कि हमें अपने जीवन को अकेले जीना है। तो एकाकीपन, लेकिन इसीलिए वहाँ हर तरह के एकाकीपन के संस्थाएं बनी हुई हैं, जो जैसे संकट में होता है, हर संकट के लिए वहाँ आपको लोकल, जनपदीय, यहाँ के राष्ट्रीय संस्थाएं भी मिलेंगी। जैसे कोई 6 मेरे मित्र हैं, उनका 6 वर्ष की उम्र में उनकी बच्ची एक्सीडेंट में मर गई, तो उसकी राहत पाने के लिए उन जैसे जितने लोग हैं उनकी संस्थाएं हैं एक दूसरे के सपोर्ट के लिए। हमारे यहाँ कोई सपोर्ट के लिए कोई ऐसी संस्था मौजूद नहीं है। सोशल सपोर्ट, सामाजिक सपोर्ट वहाँ ज़्यादा है। हाँ, मतलब ये है कि अकेलेपन, अब मैं अगर मेरी बेटी दूसरे ढंग से सोचती है, मैं दूसरे ढंग से सोचता हूँ, तो मैं अपना एक समाज बना सकता हूँ जी, हर चीज़ की सोशलाइजेशन कर सकता हूँ। यहाँ वो आज़ादी नहीं है, यहाँ वो नहीं है। यहाँ तो मैंने ये पाया है कि अब परिवार में, जैसे मेरे अपने ही परिवार में, अगर एक भाई दूसरे का दुश्मन है तो सारे बच्चों को भी उसका दुश्मन होना चाहिए। यानी परिवार में एकता है, घृणा में, प्यार में उतनी एकता आपको नहीं मिलेगी। तो मैंने एक अजीब सा, मैं एक्चुअली कभी कभी कहता हूँ कि हालांकि मैं भारतीय संस्कृति को पढ़ाता था, लेकिन वो तो वही आदर्श की संस्कृति बेसिकली, लेकिन मुझे भारत की संस्कृति को जो व्यवहार में जी जाती है उसे यानी ठीक से समझने तो कई जन्म लेने पड़ेंगे। इतना दोगलापन यहाँ तक आ गया है। जैसे मुझे आकाशवाणी ने बुलाया, मतलब दूरदर्शन पे एक बार गया, और वो था हम सब एक हैं, ये टाइटल था, हम सब एक हैं। तो मैंने प्रश्न ये किया, उसमें सरदार जी भी थे, मुस्लिम भाई भी थे, हिंदू। तो मैंने कहा अगर हम सब इतने एक हैं आपस में, तो मुझे एक प्रश्न का सीधे सीधे उत्तर दीजिए, मेरे मोहल्ले में किसी मुसलमान को मकान क्यों नहीं मिल सकता? मैं अमेरिका में रहता हूँ, एक ही गली में आपको ईसाई भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, चाइनीज़ मिलेंगे, क्यूबन मिलेंगे। मतलब ये है कि वहाँ एक ही गली में आपको 10 राष्ट्रीयता के लोग मिल जाएंगे। लेकिन मेरी गली में कभी भी दलित को भी मकान मिलना मुश्किल है, मुसलमान की बात छोड़ ही दीजिए। यानी ये जो विविधता में एकता वाली बात है, ये आदर्श में ही है केवल?
ये जो एकता और अनेकता में बात करते हैं, जी। लेकिन यथार्थ क्या है? आज के हालत में भारत जितना बटा हुआ है, मैं बचपन में इस भारत में जिया हूँ और मैं मुसलमान मोहल्ले में रह रहा था जब MA कर रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। आज हम जितने बटे हुए हैं इतने कभी नहीं बटे हुए थे। ये मेरा अनुभव है, वेदना भी है, अनुभव भी है। और दूसरी बात यह है कि विचारों में ज़रा सा मतभेद होते ही हम में शत्रुता जैसे भावना आ जाती है। अरे भाई, अमेरिका का सिद्धांत ये है कि मैं जितना भी मतभेद आप चाहें मुझसे रखें, आपका पूरा विरोध करूंगा वैचारिक दृष्टि से, लेकिन आपके विचारों के स्वतंत्रता के अधिकार का मैं पूरा समर्थन करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।